हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नेट लाइव में। मैं विपिन सिंह आपके सामने हूं और लेके आया हूं बेटा एक नया अध्याय विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राय राय करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में सीखेंगे। विद्युत धारा चैप्टर का नाम ही है। सबसे पहले विद्युत धारा चैप्टर के बारे में ही जानेंगे। विद्युत धारा है क्या? विद्युत धारा मतलब करंट। ठीक है, CURRENT, करंट जिसको आप बोलते हैं, जिसको कहते हैं करंट लग गया है ना। चार्जर लगा रहे थे और है ना, देख रहे थे कि चार्जर चल रहा है कि नहीं, तो जीभ लगा के थोड़ा सा चेक करते हैं और फिर लीव में लगता है करंट। तार कटा होता है पंखे का, चार्जर का, है ना, तो करंट लग जाता है। टीवी का या फिर DTH कुछ भी लगा रहे हैं आप, ठीक है, चला रहे हैं तो करंट लग जाता है। कई बार देखते हैं आप, करंट लग जाएगा, छूना मत, तार कटा हुआ है। वही करंट पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। यही करंट जो खतरनाक करंट होती है, इसी करंट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो क्विज आ रहा है बेटा। क्विज में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो आएगा बेसिक क्वेश्चन है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। मैं देखना चाहूंगा कि आपको कक्षा 10वीं की कितनी बातें याद हैं और किस तरह से आपने तैयारी की थी। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए। इसका तो मैंने बता ही दिया है, तो थोड़ा सा देखते हैं। बेसिक चीज है, ठीक है, जल्दी से। हो गया? हाँ जी बच्चे, तेज 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 तेज, अपने आप को फास्ट बनाइए। इतना धीरे धीरे काम चलेगा नहीं बेटा, धीरे धीरे तो काम चलने वाला नहीं है। कैसा? धीरे धीरे। तो थोड़ा सा फास्ट रखो अपने आप को, मतलब क्या ही धीरे धीरे चल रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा, और अगला क्वेश्चन ये रहा। जिसके पास क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहां पर कमेंट करके बताओ आंसर। ठीक है, वेट मत करो कि क्वेश्चन आपके पास पहुंचे, कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्विज नहीं आया क्या होता है, क्विज आ चुका है फटाफट से। पहला लेक्चर है बेटा, पहला लेक्चर, आज से ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो फिर, जब दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए हैं धुआंधार तरीके से, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आइए, एम्पियर मात्रक है किसका? एम्पियर किसका मात्रक है बेटा? विद्युत धारा का। सिंपल सी बात है, ये आपको पढ़ा रखा है मैंने, बता रखा है, अभी बताया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एम्पियर इसका मात्रक होता है करंट का। और अगला अगर बात करें तो विद्युत सेल क्या करता है बेटा? विद्युत सेल स्रोत है, क्या चीज देता है? विद्युत स्रोत क्या उत्पन्न करता है, क्या देता है, किस लिए उपयोग लाया जाता है? विद्युत सेल का, सेल हम क्यों उपयोग करते हैं? टॉर्च में सेल क्यों लगाते हैं? रिमोट में सेल क्यों लगाते हैं? करंट के लिए। करंट क्या है? ऊर्जा है। किस तरह की? वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं। विद्युत अपघटन में बिल्कुल नहीं। विद्युत अपघटन की क्रिया तो सेल के अंदर होती है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है, एक स्रोत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। किस तरह की ऊर्जा मिलती है? वैद्युत ऊर्जा मिलती है ना, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो अब मैं आप मान के चल रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपको, और बाकी चीजें हम सेल वगैरह के बारे में फिर से पढ़ेंगे। टॉपिक ही आपका इस चैप्टर के अंदर, और लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, 10 से 12 15 लेक्चर लग जाएंगे, 15 लेक्चर के आसपास इसमें भी लग जाएंगे। फटाफट से आगे बढ़ेंगे हम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर एक लेक्चर आपने मिस कर दिया तो फिर उसके आगे समझ में नहीं आएगा। ऐसा चैप्टर है ये, अगर एक लेक्चर मिस किया तो आगे की चीजें राय राय हो जाएगी, कभी समझ में आएगा नहीं। इस वजह से अगर आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ में लाना है, चीजों को समझना है, तो रेगुलर टाइम पर आना है क्लास में और आगे चलते रहना है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा चैप्टर की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा चैप्टर में विद्युत धारा को ही सीखेंगे। विद्युत धारा है क्या? विद्युत धारा को अगर मैं दिखाऊं तो विद्युत धारा क्या होती है बेटा? विद्युत धारा करंट जो है इसको आई से निरूपित करते हैं। ठीक है, कैपिटल आई से या फिर छोटी आई से भी निरूपित करते हैं। तो विद्युत धारा ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब विद्युत धारा की अगर मैं बात करूं तो विद्युत धारा क्या है बेटा? सिंपल सा है विद्युत धारा। विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब एक बार बताओ। विद्युत धारा दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम बात करते हैं विद्युत, ठीक है, और प्लस धारा। धारा तो आपने सुना होगा, धारा जैसे जल धारा है। जल धारा जब हम बोलते हैं तो मतलब जल की धारा। दूध धारा बोलते हैं दूध की धारा, है ना। हम कहते हैं कि रक्त धारा, मतलब रक्त मतलब लहू, खून की धारा। तो जैसे यहां पर विद्युत धारा बोल रहे हैं तो यहां पर विद्युत का मतलब क्या हो जाता है? आवेश से रिलेटेड है, तो आवेशों की धारा। सिंपल सी बात।
अगर मैं कहूं कि जलधारा, जलधारा का मतलब क्या है? पानी की धारा। जल मतलब पानी, पानी की धारा है, पानी बह रहा है। जब तो धारा है, पानी की धार बन जाती है ना, बहुत तेज धार है ना, बीच में मत जाओ, बह जाओगे, पानी की धारा है। दूध बह रहा है तो कहेंगे दूध धारा है, दूध की धार बह रही है ना। जब हम कहते हैं बह रही है, क्या बह रही है बेटा? रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, तो कहते हैं खून की धार बह चली, है ना। कहते हैं ना सर में चोट लग गया था, सर फट गया था, इतना खून निकला कि खून की धार निकल चली। यहां पर क्या है? यहां पर विद्युत की धारा कह रहे हैं। विद्युत धारा मतलब आवेश जो है, आवेश क्या है? वैद्युत आवेश है। तो वैद्युत आवेशों की धारा विद्युत धारा, तो विद्युत आवेश की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको यह समझ में आ गया होगा, विद्युत धारा विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत आवेशों की धारा। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में कैसे, ये तो समझने के लिए था, ये तो एक समझने के लिए, इसको व्यवस्थित ढंग से विद्युत धारा की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? व्यवस्थित ढंग से अगर मैं विद्युत धारा की परिभाषा की बात करूं तो विद्युत धारा क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश, ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत धारा। एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा अच्छा होगा कि हम लिखें इसको कि आवेश प्रवाह की दर को या आवेशों के प्रवाह की दर को प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कई बार एकांक समय में प्रवाहित आवेशों को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है, कई बार एकांक समय शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक बच्चा है ऋषभ ने लिखा है विद्युत आवेश के निश्चित दिशा में प्रवाह को विद्युत धारा। हाँ, निश्चित दिशा में ही हो रहा है बेटा, किसी भी दिशा में हो सकता है, जरूरी नहीं कि निश्चित दिशा हो, ठीक है। मैं निश्चित दिशा बताता हूँ कि निश्चित दिशा का मतलब क्या है। निश्चित दिशा बहुत करेक्ट शब्द नहीं है, कई बार इसको गलत भी लिया जा सकता है, इसके गलत मतलब भी निकाले जा सकते हैं। निश्चित दिशा कुछ खास ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि विद्युत धारा की मैं बात कर रहा हूं तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे दर का मतलब क्या होता है बेटा? दर का मतलब क्या है? यहां पर दर क्या है? दर का मतलब क्या है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो हम बोल रहे हैं, तो दर का मतलब क्या है यहां पर? दर का मतलब क्या है? दर का मतलब क्या है? दर मतलब क्या होता है? दर 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 क्या है? दर का मतलब क्या है? दर क्या होता है? दर का मतलब होता है समय, ठीक है, दर का मतलब होता है समय, सिंपल सी बात, टाइम से मतलब है समय, ठीक है, समय। समय को हम क्या बोलेंगे? टी, ठीक है। अगर मैं कहूं टाइम जैसे बोलते हैं ना, तो यदि मैं कहूं यदि टी समय में चालक तार से या चालक तार में बोलो या चालक तार से बोलो, टी समय में चालक तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहे हैं, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, तो विद्युत धारा I जो होगी ये बराबर होती है आवेश का दर, आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश मतलब Q और बटन की दर मतलब समय। T समय में तार में अगर Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा कितनी होगी? I बराबर विद्युत धारा ही है, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं I बराबर क्या होता है बेटा? I बराबर Q/T। ये कक्षा 10वीं में भी आपने ये सूत्र पढ़ा था, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इसको Q बराबर भी लिख सकते हैं IT के। आवेश बराबर आ गया विद्युत धारा गुणे समय, ठीक है, विद्युत धारा बराबर Q/T। अब इसको कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल T भी लिख सकते हैं, इसको छोटा I लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है बेटा, सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विद्युत धारा की दिशा, आपको लगता होगा विद्युत धारा की दिशा होती है, बिल्कुल होती है। विद्युत धारा की दिशा हम कहते हैं कि A से B की तरफ बह रही है, B से C की तरफ बहती है, दिशा तो होती है, लेकिन विद्युत धारा सदिश योग का नियम पालन नहीं करती, ठीक है। इस वजह से विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है। जैसे कि एक तार में अगर करंट बह रही है इस तरह से, मान लो ये तार बह रही है, यहाँ तक करंट बह रही है, मान लो 5 एम्पियर की करंट बह रही है, और इस तार को यहाँ से मैं मोड़ के, ये तार बहुत लंबी थी, इस तार को मैं मोड़ के, पहले इधर तार थी,
ठीक है, इधर जा रही थी, अब मैं इस तार को यहां से ओ पॉइंट से मोड़ करके इधर कर दूं तो अभी भी इसमें 5 एम्पीयर की करंट बह रही है, 5 एम्पीयर की करंट। ठीक है, तो मैं देखूंगा तो इसको अगर थीटा कोण मैंने मोड़ दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सदिश राशि पे ऐसा नहीं होता। सदिश राशि में क्या होता है, अगर एंगल चेंज हो गया तो सदिश राशि पर फर्क पड़ता है, लेकिन यहां पर फर्क नहीं पड़ता। तार को कैसा भी मैं मोड़ दूं, तार को ऐसा 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 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट जितनी प्रवाहित हो रही है उतनी होगी। ठीक है, तो दिशा पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दिशा तो है बट एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सदिश का योग का नियम पालन नहीं करती। ठीक है, सदिश योग का नियम पालन नहीं करती विद्युत धारा, इसलिए ये अदिश राशि है। तो विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा I बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर आई टी आपको निकाल लिया। ठीक है, हाँ टेंसर राशि बोल सकते हैं आप। ठीक है, टेंसर वेंसर आपको पढ़ना नहीं है। टेंसर वेंसर आप जब इंजीनियरिंग या फिर आप भौतिक विज्ञान में आप MSc वगैरह करेंगे, BSc करेंगे, तब जाके आपको कहीं पर टेंसर वगैरह पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर टेंसर वेंसर नहीं है। ठीक है, तो I बराबर क्यू बाई टी, तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला था I बराबर क्यू बाई टी। अब चूंकि क्यू बराबर हमने पढ़ रखा है, क्यू बराबर क्या होता है NE के, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर एक चालक तार की बात कर रहे हैं, तो चालक तार में मैंने कहा अब ये चालक तार में बहुत सारे आवेश उपस्थित है। मान लो इसमें कितने उपस्थित है, मान लो N आवेश उपस्थित है। ठीक है, N आवेश उपस्थित है, क्या है N इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर NE। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें N है तो Q बराबर कितना हो गया NE। तो Q बराबर अगर NE है, मैं इलेक्ट्रॉन का चिन्ह नहीं लगा रहा तो इसलिए यहां से आ जाएगा I बराबर हो जाएगा Q बाई टी बराबर हो जाएगा NE डिवाइड बाई टी के। तो ये एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है करंट का। ठीक है, तो इस पर फॉर्मूले पर प्रश्न भी आता है और ये इसका मात्रक क्या है बेटा, एम्पियर। एम्पियर को मैं अब A लिखा करूंगा, A लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि एम्पियर लिखा है। ठीक है, एम्पियर को मैं A लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि एम्पियर है। ठीक है, ये क्या चल रहा है बेटा, प्रधान क्या चल रहा है, फ्रेंच सीखना चाहता है बेटा। कि ये फ्रेंच तुझे दिख रहा है बेटा, यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर क्या लगा रहा हूं बेटा, हाँ मिरर सिमेट्री पढ़ाएंगे बेटा, इसी में पढ़ाऊंगा। मैंने कल कहा था ना आपको कि मिरर सिमेट्री आपको बताऊंगा, मैं प्रतिरोध के बाद, प्रतिरोधों का जब संयोजन दिखाऊंगा उसके बाद हम मिरर सिमेट्री सीखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, I बराबर क्यू बाई टी बराबर NE बाई टी आ गया। इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं। अब एक और राशि है जो आपको समझनी है, सीखनी है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा चालक तार के अंदर चलते हैं, चालक तार के अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक सा एक जानकारी अभी दे रहा हूं मैं। मान लो तार है, तार का ये पहला सिरा है और तार का ये दूसरा किनारा है। ठीक है, इसमें आवेश जो है इधर से बह रहे हैं, तार का एक बीच वाला भाग हम देख रहे हैं, आवेश इधर से जा रहे हैं और इधर बह रहे हैं। ठीक है, आवेश बह रहे हैं। मान लो विद्युत धारा, चलो विद्युत धारा बह रही है, करंट I जो है इस दिशा में बह रही है, करंट I इस दिशा में बह रही है। मतलब करंट I की डायरेक्शन क्या है बेटा, I की डायरेक्शन क्या है बेटा, I की डायरेक्शन है एक से पहले सिरे से दूसरे सिरे की तरफ करंट बह रही है, पहले सिरे से दूसरे सिरे की तरफ करंट बह रही है। तो अगर करंट इस दिशा में बह रही है तो जो करंट की दिशा है उसके विपरीत दिशा में क्या बह रहा है, करंट की दिशा अगर ये है तो इसके विपरीत दिशा में क्या है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा देखेंगे तो इसके विपरीत दिशा में बहेगी। जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है विपरीत दिशा में, करंट के डायरेक्शन के उल्टा बहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर मैं धनात्मक अगर आवेश हो तो धनात्मक आवेश को देखो तो वो करंट के डायरेक्शन में बहता है। मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपको मिल रहा है, इंपॉर्टेंट नोट आपको मिल रहा है कि धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा की प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा प्रवाह की दिशा, प्रवाह मतलब बहने की दिशा धारा प्रवाह के विपरीत होती है। धारा मतलब I, धारा के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नोट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। मगर मतलब कि करंट अगर बह रही है पहले से दूसरे सिरे की तरफ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उल्टा और वो बह रहे हैं दूसरे से पहले सिरे की तरफ, अंदर ही बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अंदर ही बहेंगे लेकिन दूसरी तरफ। ठीक है, लाल वाले यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ बह रहे हैं। जो पॉजिटिव आवेश होंगे वो आगे की तरफ। तो पॉजिटिव आवेश जैसी चीज नहीं होती है, हम आपको बता रखे पहले ही। ठीक है, पॉजिटिव आवेश जैसी चीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो फिर पॉजिटिव आवेश हम बोल क्यों रहे हैं कि पॉजिटिव आवेश जैसा,
तो पॉजिटिव आवेश जैसा इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि अगर सोचो कि एक कल्पना करो कि यहां पर आपको एक चित्र दिखा रहा हूं मैं। इस चित्र से आप कल्पना करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सही बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है। ये एक इस तरह का बर्तन जैसा दिख रहा है आपको, चित्र जैसा दिख रहा है। इसमें मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मान लो कि यहां पर भरा है कोई द्रव भरा है, ठीक है। यहां पर कोई द्रव इस तरह से भरा है, कोई चीज भरा हुआ है, ये फुल भरा है। ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये ए किनारा है, ये बी किनारा है, और ये पाइप है। पाइप को यहां से भी बंद रखा है, ठीक है। यहां से इसे बंद रखा है इसको, ठीक है। यहां से बंद कर रखे हैं पाइप को। अब यहां पर भरा हुआ है, ठीक है। यहां पर भरा हुआ और इधर खाली है। तो इधर भरा है, इधर क्या है, खाली है। कोई भी चीज भरी है, पानी मान लो भरा है, पानी भरा है, इधर भरा है, इधर खाली है। अब देखिए क्या होगा, अगर जहां भरा है इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोल दूं, ठीक है। ये पानी जो है इसको अगर मैं देखूं तो मैं कह रहा हूं कि ये भरा है। अब सोचो कि इसको मैं पाइप को खोल के थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, देखो क्या होगा। जैसे इसको मैं खोलूंगा, ये फुल भरा है, जैसे इसको मैं खोलूंगा, ये पेच जैसे ही ये जो ढीला करूंगा इसको मैं, ठीक है, पाइप को खोल दूंगा। जैसे ही पाइप को खोल दूंगा तो क्या होगा, पाइप को खोलते ही ये सभी यहां से भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी नहीं, अधिकतम मात्रा में भागेंगे और इधर जाके भरना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे इधर की तरफ। मतलब इधर से भाग के उधर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इधर क्या होगा, खाली होगा, किधर से, ऊपर की तरफ। अब देखो पहले क्या था, पहले खालीपन इधर था, भरा हुआ इधर था। ध्यान से सुनना, खालीपन इधर था, भरा हुआ इधर था, खालीपन इधर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इधर से इधर भाग रहे हैं तो खालीपन जो है इधर आ रहा है। पहले ये खाली नहीं था। तो अगर मैं देखूं तो खालीपन जो है, या मैं कह दूं हवा जो है, इधर मैं कहूं हवा को देखो तो वो इधर भाग रही है, और पानी को कहूं तो पानी किधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। तो अगर मैं पानी को इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर भागेगा तो इधर क्या था, जगह कम हो रही है ना, खाली हो रहा है, खालीपन इधर भाग रहा है। अगर भर उधर रहा है तो खालीपन इधर भाग रहा है, ठीक है, खालीपन इधर, क्योंकि जो खालीपन उधर था पूरा का पूरा अब इधर भी आ रहा है। तो ये क्या होगी, हवा। इसको मैं बोल सकता हूं कि धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश था, ठीक है। तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश ऐसे ही है, समझ सकते हो आप। चालक के अंदर ऐसा ही होता है, चालक के अंदर ऐसा ही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से घट रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर अगर भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता उधर हो रही है, तो इधर इलेक्ट्रॉन खाली हो रहे हैं। इसका मतलब कि धनात्मक आवेश इधर भाग रहे होंगे, धनात्मक आवेश इधर भाग रहे हैं, मतलब करंट इधर भाग रही है। सिंपल सी बात, समझ में आई क्या? आई बात गई समझ में? इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो खालीपन होगा एक जगह पर। अरे होगा कि नहीं? यहां पर 10-500 लोग खड़े हैं एक कमरे में, एक जगह पर खड़े हैं, एक जगह से भाग जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर खाली हो जाएगी ना जगह, ठीक है। वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट जो है प्रवाहित हुआ करती है, ठीक है, या करंट के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ करती है। एक बच्चे ने पूछा है कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह मुक्त प्रोटॉन क्यों नहीं होते? बेटा इसका रीजन ये है कि जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो बाहर की कक्षाओं में पाए जाते हैं, जिनको मुक्त कर पाना ईजी है, आसान है, इनको इजीली हम मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं नाभिक में, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जा सकते, क्योंकि इनको, ठीक है, इतने छोटे जगह पर, ये जानते हो इसका आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के आकार में, बहुत छोटी जगह पर। तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ ही नहीं सकते। प्रोटॉन, ये नाभिक जो है, नाभिक को तोड़ करके प्रोटॉन को मुक्त करवा पाना ही असंभव काम हो जाता है। तो इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है। समझ में आई बात? इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और एनर्जी है भी तो भी तोड़ भी देंगे तो ये जो है प्रवाहित नहीं हो सकते ना बेटा, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, जल्द ही ये खत्म हो जाते हैं। नाभिक के बाहर निकलने के बाद प्रोटॉन जो होता है वो लाइफ उसकी चेंज हो जाती है, मतलब लाइफ जो उसका उम्र है वो इतना ज्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल पार्टिकल है, ये अनस्टेबल पार्टिकल है, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। प्रोटॉन स्टेबल है ऐसा नहीं है, प्रोटॉन स्टेबल है, बट नाभिक के बाहर इतना वो मुक्त अवस्था में बहुत नहीं रह सकता। और पहली बात तो ये तोड़ ही नहीं सकते, इसको मुक्त करना ही मुश्किल है, मुक्त करवा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको हम मुक्त कर पाते हैं तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाहरी कक्षा में होते हैं तो भारी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और प्रोटॉन
अंदर होता है, छोटी सी जगह पे होता है तो नहीं निकल पाता, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। बात समझ में आई? सही है। अच्छा, तो ये आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला, ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता। कई बार टीचर भी बता नहीं पाते कि धनात्मक आवेश तो होता ही नहीं तो बह क्यों रहा है। तो धनात्मक आवेश बह ही नहीं रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बह रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जिधर कमी हो रही है उधर हम कहेंगे कि इधर धनात्मक आवेश बह रहा है। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उधर हम कहेंगे कि इधर धनात्मक आवेश बह रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दूसरी तरफ हमने मान लिया कि धनात्मक आवेश बह रहा है। धनात्मक आवेश कुछ नहीं, धनात्मक आवेश जस्ट आवेश की कमी हो रही है जहां पर। तो आवेश की कमी किधर हो रही है? जिधर से इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहा होगा, है ना। अब सोचो कि एक टंकी में पानी है, टंकी से पानी अगर नीचे आ रहा है नल से, तो क्या हो रहा है? टंकी पहले भरी थी, ठीक है, और हमारी बाल्टी पहले खाली थी। अब जब बाल्टी में पानी भरना स्टार्ट किया टंकी से, तो टंकी से पानी आ रहा है बाल्टी में। बाल्टी में क्या हो रही है? बाल्टी में जो खाली जगह थी वो भरती चली जा रही है, लेकिन अब टंकी में जो भरी हुई जगह थी वो खाली होती जा रही है। तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि टंकी से पानी नीचे आ रहा है, एक तो ये है, ठीक है, टंकी खाली हो रही है। हम क्या कहेंगे? टंकी खाली हो रही है, एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि बाल्टी जो है भर रही है। तो दोनों बोलने का तरीका वही है, बस अलग अलग है। टंकी को बोलेंगे तो टंकी खाली हो रही है, बाल्टी को बोलेंगे तो बाल्टी भरी जा रही है। सिंपल सी बात है, वही चीज है, ठीक है। तो वैसा ही, और ये इलेक्ट्रॉन बार बार ऐसे घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि है धारा घनत्व। धारा घनत्व को J से निरूपित करते हैं और यह सदिश राशि होती है। ठीक है, रिपीट जैसे कुछ चीज नहीं है यहां पर, 20 बार रिपीट किया जा चुका है। बहुत बड़ी चीज नहीं बता दी आपको, सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। रिपीट 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 पे लगे रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व क्या चीज है? घनत्व क्या चीज है? पहली बात तो घनत्व क्या चीज है? घनत्व क्या होता है बेटा? कि कोई भी चीज हम कितने जगह में देख रहे हैं, कितनी उपस्थिति है उस जगह में उसकी, ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी वहां पर मौजूद है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर द्रव्यमान के घनत्व की बात करते हैं तो द्रव्यमान घनत्व क्या हो जाता है? द्रव्यमान बटे आयतन, कितने आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है। यहां पर जब हम बात करते हैं तो चालक तार के अंदर की बात करते हैं। एक चालक तार है हमारे पास, ये तार है। तार को थोड़ा सा हम जूम करके देख रहे हैं, मोटा सा तार देख रहे हैं हम, ठीक है, मोटे से तार को इसको जूम कर दिया है, ऐसा समझिए। अब तार के अंदर जो है बेटा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है। करंट जो है इस तरफ से इस तरफ जा रही है। मान लो पहले सिरे से दूसरे सिरे की तरफ करंट जा रही है, ठीक है, पहले सिरे से दूसरे सिरे की तरफ करंट जा रही है। ध्यान से सुनते रहना, पहले सिरे से, ठीक है, दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं। अब इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, पहले से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका तार की मोटाई कितनी है, अगर मैं देखना चाहूं कि तार कितना मोटा है, मतलब इस तार को जैसे ये रखा है, इसको अगर सीधा सामने से देखेंगे तो सिलेंडर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक छड़ है ना, तो सामने से देखेंगे तो सिलेंडर जैसा ऐसा दिखेगा। तो अगर देखो तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्षेत्रफल कितना बेटा? ए है। मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है इसकी बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल जो है इसका कितना है बेटा? क्षेत्रफल इसका क्या है बेटा? ए है। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल की बात करें क्या है? वो ए है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या सिंपल साफ सिर्फ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है ये सदिश राशि है। जैसे कि मैं बीच में कहीं पर क्षेत्रफल को देखना चाहता हूं, जस्ट यहां पर मैं इस पॉइंट पर मैं देखूं तो क्षेत्रफल, एक समान क्षेत्रफल का तार लिया गया है। अगर मैं यहां पर चाकू से तार को काट दूं तो ऐसा काट दूंगा तो ऐसा दिखेगा, बगल से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से, ठीक है, कटा हुआ ऐसा दिखेगा ना, सामने से ये कटा हुआ ऐसा गोला सा दिखेगा, ठीक है, बगल से हम देख रहे हैं, सामने से देखेंगे तो ये गोला सा दिखेगा, ऐसा गोला सा, ठीक है, गोला तार है सिलेंड्रिकल। तो ये जो इसका इस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की सदिश क्या होती है? धारा की दिशा में जिस तरफ करंट बह रही होगी उसी तरफ क्षेत्रफल की सदिश आती है। क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश है ये। जब हम लिखते हैं ये तो ये क्षेत्रफल सदिश लिखा है। क्या लिखा है बेटा? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जैसे हम ले रहे थे गॉस के नियम में, गॉस के नियम में क्षेत्रफल सदिश लेते थे ना, विद्युत क्षेत्र बाहर निकलती थी तो क्षेत्रफल सदिश उसी दिशा में ले लेते थे जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। वैसा ही तो क्षेत्रफल सदिश क्या है? बाहर की तरफ, आगे की तरफ है, करंट इधर की तरफ, जिस डायरेक्शन में करंट बह रही होगी उसी डायरेक्शन में हम करंट के डायरेक्शन में क्षेत्रफल की दिशा लेंगे। अगर करंट इस दिशा में बह रही होती तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में लेते। अब देखो करंट की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो इस जगह से
इस जगह से, इस पॉइंट को मान लो P, इस P जगह से गुजरने वाली कितनी करंट है, इस क्षेत्रफल A से एकांक समय में कितनी करंट गुजर रही है, कितनी करंट, कितनी विद्युत धारा पास हो रही है, इतने क्षेत्रफल से, ठीक है, एकांक समय में कितनी विद्युत धारा पास हो जा रही है, उसी को धारा घनत्व कहते हैं। तो J जो है धारा घनत्व बराबर आता है I डिवाइड बाई A। मतलब क्षेत्रफल से गुजरने वाली करंट को हम देखते हैं कि उस एकांक क्षेत्रफल से कितनी करंट पास हो रही है। तो इसको हम J बराबर लिखते हैं, तो ये हो जाता है I बटा A, ठीक है, और इसको हम सदिश लगा सकते हैं। इसका धारा घनत्व का मात्रक देखो तो I बटा A मतलब एम्पियर, एम्पियर होता है, तो एम्पियर, ऊपर एम्पियर है, नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग होगा ना, एम्पियर मीटर का वर्ग, या इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर मीटर का वर्ग को लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम चाहे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो करंट बटे क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, धारा घनत्व हो गया I बाई ए, J इक्वल टू I बाई ए, या I बराबर अगर मैं निकालूं यहां से करंट के रूप में निकालूं, घनत्व का धारा घनत्व के रूप में अगर करंट को देखो तो I बराबर आ जाएगा JA के, ठीक है, सिंपल सी बात। करंट यहां पर अगर मैं इन दोनों को देख रहा हूं तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं I बराबर J डॉट A है, एक्चुअली J डॉट A आएगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो J डॉट A कर रहे हैं तो मतलब ये अदिश राशि को, दो सदिश का अदिश गुणनफल अदिश राशि देती है, J आएगा, तो ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो सिंपल 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 चीजें हम करेंगे और इस तरह से हम निकालते रहेंगे। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। इस लेक्चर में ज्यादा कुछ हम टफ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस लेक्चर में ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, सही, ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी को कुछ अगर समझ में ना आया हो तो बोल सकते हो, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, एक बार बोल देता हूं फटाफट से। कहीं पर किसी को समझ में ना आया तो जल्दी से पूछो, मैं बताता हूं फटाफट से। हाँ जी बच्चे बताइए, किसी कोई कहीं पर दिक्कत है? बेटा प्रधान ऐप पर क्यों बैन कर दिए, बंद कर दिए? सर ऐप पर बंद नहीं है बेटा, ऐप पर क्लास थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, अब चालू है, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चला गया था, सो इस वजह से ऐसा हो गया था। अभी क्लास चल रही है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, राय राय कर रहे हैं। जल्दी से बताओ बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम कहीं पर? बेटा प्रधान बैन कर दूंगा, तुम्हें बंद कर दूंगा, अभी ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सही से पढ़ो, बच्चों की तरह बिहेव करो, फालतू की बेवकूफ़ी मत करो, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया क्या? मेन सूत्र कौन सा, ये लिखा है सारी मेन सूत्र। मेन सूत्र कौन सा है, मतलब क्या होता है? सभी एक ही सूत्र तो लिखे हैं, 4 सूत्र लिखे हैं क्या यहां पर? एक ही सूत्र तो लिखा है, जे का गुणा कर दिया ए के साथ, सिंपल सी बात, तो आई हो गया। ए बराबर लिखूंगा तो आई बटे जे आ जाएगा। इसमें मेन सूत्र क्या होता है? हाँ कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन कॉस थीटा का मान यहां पर देखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। मतलब ए की दिशा देखो और जे की दिशा देखेंगे तो जे की दिशा भी सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ए की दिशा में है, तो जे और ए की दिशा सेम देखेंगे तो जो कि सेम दिशा में है, तो जे की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो थीटा का मान कितना आएगा? 0 अंश आएगा। तो कॉस अंश, कॉस 0 अंश का मान कितना आ जाएगा? फिर अगर मैं इसको लिखूंगा आई बराबर जे ए कॉस थीटा, अगर मैं लिखूंगा तो कॉस थीटा का मान 0, तो ये सिंपल सी बात जे ए आ जाएगा, सिंपल सी बात। फिर अदिश राशि आ गई, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? करंट अदिश राशि है, ठीक है, करंट अदिश राशि है, तो जे ए आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पर? मात्रक गलत है किसी को लगता है? बताइए बेटा। ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, हाँ ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, मैं माइनस लगाना भूल गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नीचे लिखा है ना, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, है ना, आप सही है। वो मीटर लिख दिया था मैंने, मीटर स्क्वायर जो है पर मीटर है, तो मीटर के माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। धारा घनत्व तो हमने जान लिया, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने कई सारे फॉर्मूले देखे, जैसे कि पहला फॉर्मूला देखा हमने, आई बराबर क्या आया? Q बाई टी के। दूसरा फॉर्मूला देखा, आई बराबर क्या आया? NE बाई टी के, ठीक है, क्यों? हमें, क्योंकि हमें पता है Q बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं आई टी के, ये फॉर्मूला बना सकते हैं इसी फॉर्मूले से, और यहाँ पर हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? NE के, तो ये फॉर्मूला बन गया। फिर तीसरा हमने फॉर्मूला देखा, J बराबर होता है I बाई ए के। अब ये J बराबर I बाई ए जो है, इसी को हम चाहे तो I का जो फॉर्मूला है इसको उठा के रख सकते हैं यहाँ पर, तो I का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई ए टी आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, Q की जगह पे हो जाएगा NE, तो NE बाई
AT आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। तो J का हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है NE/AT का। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारा J का बन जाएगा धारा घनत्व का, ठीक है, अदिश रूप में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो धीरे धीरे से आप कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए यहां तक हमने समझ लिया है, समझ लिया कि नहीं, समझ लिया ना, ये चीजें हो गई ना, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जहां तक हमने अभी तक डिस्कस किया। अच्छा, अब इसके आगे जो है, अब ओम का नियम वगैरह तो बताना बाकी है, लेकिन उसके अलावा अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ओम का नियम डायरेक्ट पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं चीज़ों को और बताऊंगा। फिलहाल मैं ज़्यादा लेक्चर को खींचना नहीं चाहूँगा। एक दो क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। मुझे एक चीज़ बताना है आप लोगों को, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, सभी बच्चे पढ़ के आएंगे। ये आपको पहले होमवर्क मैं दे देता हूँ, उसके बाद आगे ले चलते हैं लेक्चर को। होमवर्क ये है कि जे अगर सदिश राशि है तो जे किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। जे का मान जे को प्रभावित करने वाला, क्या जे ऐसा बोल सकते हैं, जे को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, जे को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये आपको थोड़ा सा पता करना है, ये पढ़ के आना है, ठीक है। कारक ये आपको पता करना है, या इसी दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप कि जे जो है किस किस चीजों पर निर्भर करता है, या जे का मान कब परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जे को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, या जे जो है किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बेटा आज थोड़ा सा ये जो क्लास है थोड़ी सी दिक्कत आ गई है नेटवर्क की वजह से, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं मेरे तरफ से, तो नेटवर्क में ही थोड़ी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से, है ना। तो किस चीज पर निर्भर करता है जैसे कि मैं बात करूं अगर क्षेत्रफल की, जैसे यहां पर क्षेत्रफल है, मान लो एक तार है, तार एक समान रूप का तार नहीं है, तार मोटा पतला है, तार ऐसा सा है। जैसे यहां पर क्षेत्रफल देखो, यहां पर मान लो क्षेत्रफल तार का कितना है, A1 है, यहां पर क्षेत्रफल कुछ और हो गया, यहाँ पर क्षेत्रफल कम हो गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल A2 है, और यहाँ पर क्षेत्रफल और चौड़ा हो गया है, यहाँ पर क्षेत्रफल A3 है अगर, ठीक है, A3 है। और यहाँ पर मैं अगर इन तीनों में कंपैरिजन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि A3 इज ग्रेटर देन है A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है, इज ग्रेटर देन A1 इज ग्रेटर देन A2, A2 सबसे छोटा है और A3 सबसे बड़ा है, और A1 जो है बीच में आ रहा है। अगर ये रिलेशन है तीनों में, तो J का क्या मान आएगा, J का रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर J का क्या मान होगा, J1 का मान क्या होगा, J2 क्या होगा, और J3 क्या होगा, और I पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट जो बह रही है, करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अगर आप इस चित्र को देख करके अगर लगा सके, बता सके, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो होमवर्क है वो इसी चित्र के अनुसार से आपको बताना है, ठीक है, कि कैसे कैसे जे का मान कहाँ पर कम या कहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा आप करके देखिएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा, और ये भी देखिएगा कि क्या धारा पर प्रभाव पड़ता है, क्या विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर पड़ता है तो बताइएगा। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूं आपको क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की बात करें, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट क्लास में हम ओम के नियम को पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। इसके साथ साथ मैं प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, और प्रतिरोधकता बताऊंगा। प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी बताऊंगा। तो प्रतिरोधकता वगैरह, विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक पदार्थ के बारे में जानकारी जब जान लेंगे तो आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा क्विज की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से राय कर दो आप, मजा आया तो राय करो। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें थी, बाकी जो कल की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल आपको सही मायने में इस चैप्टर को देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में है क्या चीजें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा। ये भी आपको बेसिक चीजों के बारे में ही है। ये तो हम वोल्ट मीटर वगैरह का उपयोग हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, लेकिन आपको यहां से पूछ रहा हूं मैं, एक बार बताइएगा वोल्ट मीटर क्या चीज मापता है। बच्चे सारे राय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। किसी चालक में धारा का प्रवाह क्या है? अणुओं का प्रवाह होता है, धनावेशों का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, या आयनों का प्रवाह होता है। ठीक है,
चालक की बात कर रहा है, चालक के अंदर क्या प्रवाहित होता है बेटा, बताइएगा एक बार, थोड़ा सा फास्ट बताओ, एकदम जोश के साथ लग के डट के बताना है, ठीक है। क्या होगा बेटा यहां पर, हाँ जी, हो गया। चलिए जानते हैं, दोनों का आंसर देखते हैं। तो वोल्ट मीटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट क्या होता है, विभव मापता है। वोल्ट मतलब विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब विभव का मात्रक और विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर, तो विभवांतर मापेगा, ठीक है, विभव मापेगा, सिंपल सी बात है। तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, धारा का मापन किससे होता है बेटा, धारा मापने के लिए क्या होता है, धारा मापने के लिए होता है अमीटर, अमीटर, ठीक है। धारा मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। अगले की बात करें तो किसी चालक में धारा का प्रवाह क्या होता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। मैंने आपको बताया इसका एग्जांपल, ठीक है, वो पानी और पाइप वाला जो एग्जांपल बताया था बर्तन का, ठीक है, वो एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा यहाँ पर, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आयनों का प्रवाह अगर देखेंगे आप, आयन का प्रवाह कहाँ होता है बेटा, सेल के अंदर होता है। अणुओं का प्रवाह कहीं नहीं होता है, और धनावेशों का प्रवाह कहीं नहीं होता है। वास्तव में ये आयनों का प्रवाह आप देख सकते हैं, ये विद्युत अपघटन की क्रिया में होगा, जो कि सेल के अंदर हुआ करता है, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते। लेकिन हमने चालक पूछा है, सेल नहीं पूछा है, तो हमें बी नंबर ही लगाना है, ठीक है।